हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हमारी इस रिवीजन सीरीज में। मैं सीए सार्थक जैन, फैकल्टी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स एट सीए फाइनल लेवल एट फास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंदौर। सीए फाइनल के हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के यूट्यूब के माध्यम से क्लास में हुए कुछ रिकॉर्डेड lectures share किए थे, which were on topics of consolidation and corporate restructuring, purchase consideration, a part of amalgamation. There was a lot of requests from various students, and a lot of my students and other students feel benefited out of the revision lectures, and that's the reason that we are continuing this patronage of revision lectures, coming out with the next revision lecture, and this revision lecture is on valuation. Valuation exam में all of you know is a particular topic which is covered for 16 marks. One question of 16 marks or two questions of 8 mark each. Valuation आप देखेंगे तो आपके कोर्स में valuation of goodwill, share business, brand assets, liability. Asset liability का valuation पूरा accounting standard और IND AS पर based होता है. Brand valuation एक different topic है, पर जो मोस्ट लेंदी या मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं, दे आर बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन बिजनेस एंड देन शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही इन सब का बेस है, उसी के आधार पर शेयर वैल्यूएशन होता है और उसी के आधार पर बिजनेस का वैल्यूएशन होता है। इसलिए हमारा ये रिवीजन लेक्चर प्राइमरली कॉन्सेंट्रेट करेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर। गुडविल वैल्यूएशन की दोस्तों अगर हम बात करें, वी ऑल नो व्हाट इज गुडविल। क्या है गुडविल? तो वेरी ऑनेस्टली बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट एक अकाउंटेंट के लिए एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से गुडविल तब पैदा होती है जब कोई बिजनेस नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। नॉर्मल से ज्यादा, इसका क्या मतलब हुआ सर? नॉर्मल की क्या परिभाषा है? नॉर्मल प्रॉफिट इज बेसिकली बेस्ड ऑन the amount of capital which you have invested. यानी बहुत सिंपल सा फंडा है। आपके बिजनेस में मैं कब कहूंगा कि आपका बिजनेस बढ़िया कर रहा है, आपने बिजनेस ने गुडविल कमाई है? जब आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। दैट्स द पॉइंट। प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे का मतलब, मैं सोचूं कि आज मैंने 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, आज मैं इसकी एफडी करता हूं तो एफडी पर मुझे 8% से हो सकता है 8% का 80,000 का ब्याज मिल जाए। यही अगर मैं शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में लगाऊं तो हो सकता है मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे 10% रिटर्न मिल जाए, 10 लाख का 1 लाख। लेकिन आपका बिजनेस अगर 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ सालाना 1.5 लाख प्रॉफिट कमा रहा है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। And that simply means that your business has a goodwill. तो आपके बिजनेस की गुडविल क्यों है? क्योंकि आप प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा कमा रहे हो। यानी एक बात तय हो गई दोस्तों कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारी कंपनी कितना पैसा लगा रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है कंपनी में, और हमारी कंपनी उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना कमा रही है। 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर 10% का नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो अगर आप 10 लाख की कैपिटल पे 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपकी कोई गुडविल एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं है। वो कब होगी? जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा। यानी गुडविल निकालने के लिए मुझे बिजनेस की कैपिटल देखना है, उसके प्रॉफिट्स देखना है, और ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी देखना होगी। So that means there are these three things: capital employed, profits and expected rate of return, जिसको हम बोलते हैं capital employed average profit या future maintainable profit और normal rate of return। मैंने कहा कि मेरे बिजनेस में capital employed 1 करोड़, normal rate of return है 10%, और मैं कमा रहा हूं 12 लाख रुपए साल के। 1 करोड़ 10%, यानी लोगों की अपेक्षा कितने की है? 10% से 10 लाख की। मैं कितने कमा रहा हूं? 12 लाख रुपए। कितने ज्यादा कमा रहा हूं? 2 लाख रुपए। इसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट्स। माय सुपर प्रॉफिट्स आर 2 lakh rupees. What is my goodwill? Is 2 lakh my goodwill? That again depends on the method.
वो डिपेंड करेगा मेथड पर। अगर मेरा मेथड है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फिर मुझे एक और फैक्टर लगेगा, इंफॉर्मेशन लगेगी, परचेज ईयर्स। परचेज ईयर्स एज इन, अगर सामने वाला कहता है कि मैं 3 साल की गुडविल खरीदने को आपकी तैयार हूं, या 3 साल के सुपर प्रॉफिट्स के बराबर पैसा देने को तैयार हूं, या यूं कह लीजिए मुझे लगता है कि आपने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना शुरू किए हैं, अगर मैं ऐसा करता तो मुझे 3 साल लग जाते, तो 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ 2 लाख इंटू 3, 6 लाख आपकी गुडविल हो गई। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि 1 करोड़ पे 10% से 10 लाख एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मैं कमा रहा हूं 12 लाख, यानी कितने ज्यादा कमा रहा हूं, 2 लाख। अगर किसी को ये 2 लाख रुपए और कमाना होते तो उसे 10% रिटर्न अगर उसको मार्केट में मिल रहा है तो कितने रुपए ज्यादा लगाना पड़ते, 20 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 10%, तो मेरी गुडविल कितनी है, 20 लाख। दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी दोस्तों आप सबको पता है कि गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हम कोई ना कोई मेथड यूज करते हैं। द मेथड कैन बी परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और इट कैन बी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड। सर ये मेथड तो ऑब्वियसली बात है फाइनल में हमने सुनी है, लेकिन हमने ये मेथड सबसे पहले कहां सुनी थी, कहां सुनी थी 11th 12th स्कूल में, 12वीं में पार्टनरशिप जब आप पढ़ते थे तो वहां पे सबसे पहले आपके सामने गुडविल आई थी। जब पार्टनर का एडमिशन होता था, रिटायरमेंट होता था, परमानेंट रिटायरमेंट, डेथ होती थी, रिकंस्टिट्यूशन होता था, तब ऐसा होता था कि हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू कैलकुलेट गुडविल फॉर एडजस्टमेंट। तब हम 4 मेथड्स यूज करते थे, आपको याद होगा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का सिर्फ एक सवाल है आपके स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल में, एवरेज प्रॉफिट का एक भी सवाल नहीं है। सारे सवाल जो हैं हमारे वो सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के। इसलिए हमारे इस रिवीजन लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेट इन 2 मेथड्स पर करेंगे, विच इज परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। मेथड्स लगाना इज नॉट द की, द मेन डिस्कशन, द मेन क्रक्स, द मेन कॉन्सेप्ट इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स कैसे निकालना है ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेन डिस्कशन वहीं पर है। फैक्टर्स में क्या डिस्कशन है, हम डिस्कशन शुरू करें दोस्तों फैक्टर्स का, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड देना चाहूंगा। उससे भी पहले एक चीज समझे, ये जो मैं बोर्ड नोट्स देख रहा हूं, यहाँ पे पीडीएफ फाइल रन कर रहा हूं, ये हमारी क्लास की नोटिंग है जो हम क्लास में पढ़ते समय यहाँ पे नोट करते हैं और सारे स्टूडेंट्स के साथ पीडीएफ फाइल के माध्यम से शेयर करते हैं। दीज थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल विद ऑल माई स्टूडेंट्स, द वन हु आर वॉचिंग द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब कैन ओपन अप दीज पर्टिकुलर board notes and refer them. जो students they've not studied FR from me but are still watching the revision lectures, they can download these board notes by going to a link which is shown in the scroll, और वहां से इसे डाउनलोड करके आप रेफर कर सकते हैं। आप ना भी रखें अपने पास तो भी आपको रिवीजन लेक्चर समझ में आएगा, बट यू कैन कीप इट हैंडी विथ यू। यू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक, फिल इन योर डिटेल्स एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड नोट्स इमीडिएटली। तो ये बोर्ड नोट्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हम रिवीजन लेक्चर में अपना टाइम थोड़ा सा बचा सके लिखने का, एंड वी कैन हैव अ मोर पावर पैक टाइम, I should rather say more fertile and more productive discussion with less amount of time. We can cover more concepts. So let us come to the factors which are affecting goodwill valuation. मैंने कहा कि मेथड्स सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन डिस्कस होगा, पर ये दोनों मेथड्स में हमें 4 फैक्टर्स लग सकते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है, उससे मैं निकालूंगा कितना एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न, जिसके लिए मुझे लगेगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर मैं उसे कंपेयर करूंगा मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, जिसे हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट्स, और फिर जो सुपर प्रॉफिट आएंगे, अगर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है तो मुझे लगेंगे परचेज ईयर्स, जिससे मल्टीप्लाई करके गुडविल आएगी। अगर क्वेश्चन में परचेज ईयर नहीं दिए तो समझ जाना कि क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से सॉल्व होगा, ना कि परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। एनीवेज, डिस्कसिंग द फैक्टर्स फर्स्ट,
सबसे ज्यादा समय हमारा जो जाएगा वो जाएगा इन दो फैक्टर्स को डिस्कस करने में, कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज प्रॉफिट। और ये कैसे मूव करते हैं आपस में, दोनों कनेक्टेड हैं, कैसे हैं समझना आप इस बात को बहुत ध्यान से। नाउ लेट अस प्लीज अंडरस्टैंड, यहां से अब हमारा कंसेप्चुअल डिस्कशन शुरू होता है। दोस्तों गुडविल का क्या फंडामेंटल है, आप एक बेसिक सा फंडामेंटल सा डिस्कशन करते हैं, इसमें समझते हैं। एक बिजनेस कब कहेंगे कि उसमें गुडविल है, या वो उसकी खुद की एक गुडविल है, एक वैल्यू है उसकी गुडविल की, कब कहेंगे, जब वो बिजनेस नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहा है। जब वो बिजनेस नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहा है तो उसकी गुडविल है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले लोगों की गुडविल सबसे ज्यादा आएगी। तो मुझे एक तरफ कैलकुलेट करना है कि मैंने पैसा कितना लगाया है, और दूसरी तरफ मुझे यह देखना है कि मैं प्रॉफिट्स कितने कमा रहा हूं। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं कि मैंने पैसा कितना लगाया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि पैसा कितना लगाया है, ये तो बहुत आसानी से मैं देख सकता हूं अपनी बैलेंस शीट में असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। दैट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दैट्स अ वेरी इजी डिस्कशन, और ऐसा ही हम लोग पार्टनरशिप में करते थे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस या असेट्स माइनस लाइबिलिटी। मुद्दा यही है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है वो समझते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी कंपनी ने इस बार बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए। मेरी कंपनी क्या है, ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, गुड्स में डील करती है। इस बार प्रॉफिट बहुत अच्छे हुए। क्यों अच्छे हुए? एक्चुअली मेरी कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दिए थे, शेयर मार्केट में कुछ ऐसी कंपनी के शेयर्स ले लिए जो कंपनी एकदम जियो जैसी निकली। बहुत शानदार बिजनेस हुआ, बहुत बढ़िया शेयर की प्राइसेस बढ़ी और रिटर्न्स बहुत बढ़िया है। यूं समझ लो हमारी कंपनी ने इस साल बीजेपी ने पब्लिक इशू निकाला और हमारी कंपनी ने उसके शेयर्स खरीद लिए। और पूरे भारत में आज की तारीख में अगर मंदी का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा है तो वो है बीजेपी। खूब ग्रोथ हुई, 50% रिटर्न मिला अपने को अपने इन्वेस्टमेंट पे। यानी मैंने लगाए थे, समझो अगर उस पे 1 करोड़ रुपए, तो मुझे मिल गए 50 लाख। तो मेरे प्रॉफिट में 50 लाख तो उसी का अंश है। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं अपना बिजनेस किसी को बेचूंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा कि मेरी कंपनी दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए मुझे गुडविल का पैसा लेने का हक है। मुझे बताओ, क्या जो मुझसे मेरा बिजनेस खरीद रहा है वो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट में ये 50 लाख रुपए का प्रॉफिट, विच इज प्रॉफिट आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन बीजेपी, क्या मुझे वो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए गुडविल पे करेगा? क्या नहीं करेगा। वो बोलेगा, बॉस गुडविल इज ऑफ द बिजनेस, not of your non-operating activities like this non-trade investment। तो बोलेगा कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया ये तो बहुत बढ़िया है, इसका वैल्यूएशन अपन अलग से करेंगे अगर मुझे ये इन्वेस्टमेंट खरीदना हुआ तो। गुडविल वैल्यूएशन में अपन ये देखते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब वो मेरे प्रॉफिट में से इस इन्वेस्टमेंट के 50 लाख के प्रॉफिट हटा देगा। तो फिर उस लॉजिक से जब मैं असेट साइड पर आऊंगा दोस्तों, तो मेरे बिजनेस में जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या जो 1 करोड़ रुपए मैंने बीजेपी के शेयर्स खरीदने में लगाए थे, आप बताइए क्या वो 1 करोड़ रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड होना चाहिए? नहीं। यानी एक बहुत सिंपल सा फंडा दिमाग में बिठा लो इस पूरे डिस्कशन से पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड में जो असेट शामिल होगी उसका प्रॉफिट भी प्रॉफिट्स में शामिल होगा।
या अगर आप किसी चीज का प्रॉफिट प्रॉफिट्स में शामिल नहीं करोगे तो फिर उस प्रॉफिट को कमाने के लिए अगर आपने कोई पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखा है, तो आप उस कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट में शामिल नहीं करेंगे। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट्स दोनों आपस में रिलेटेड डिस्कशन है। मैं जो प्रॉफिट्स कंसिडर कर रहा हूं गुडविल वैल्यूएशन में, उन प्रॉफिट को कमाने के लिए जो मैंने कैपिटल लगाई है वही कैपिटल कंसिडर की जाएगी, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। अगर आपने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में 1 करोड़ के बीजेपी के इन्वेस्टमेंट जोड़ दिए, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ से बढ़ गई, उस पर आपने 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई किया, तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख से बढ़ गए, पर आपके एवरेज प्रॉफिट में आपने वो 50 लाख शामिल नहीं किए, यानी मिसमैच हो गया। यानी आपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी लेकिन उससे आया रिटर्न इग्नोर कर दिया, मिसमैच। इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से भी 1 करोड़ इग्नोर करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, और आपको प्रॉफिट्स में से भी उस इन्वेस्टमेंट से कमाए प्रॉफिट इग्नोर करने, क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। So keeping this logic in mind, keeping this concept of investment in BJP shares in mind, we will start with our discussion on discussing these 4 components, factors of calculating goodwill, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज प्रॉफिट का। पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस रिजर्व्स वाला लॉजिक यूज नहीं करते, क्योंकि हम असेट्स में देखते हैं कौन कौन सी असेट्स हमारे बिजनेस के काम में आ रही है, वही असेट्स कंसीडर करेंगे, बाकी इग्नोर करेंगे। इसलिए हमेशा एग्जाम में कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटी से ही निकलता है। मेरा पढ़ाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं उस अप्रोच से नहीं पढ़ाता कि पहले कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लो फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में कोई नई चीज आएगी तो वहां समझ के उसका नोट बना लेंगे। मैं दूसरे लॉजिक से पढ़ाता हूं, और वो लॉजिक ये है कि पहले जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो सारे पहले से सोच के सारे के सारी चीजों को कॉन्सेप्ट्स के डिस्कशन के दौरान खत्म कर दें, ताकि क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने कोई नया एडजस्टमेंट ना आए। दोस्तों, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमसे क्लेरिकल मिस्टेक्स ना हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जैसे चैप्टर में ये डिस्कशन इस तरह से पढ़ना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है। इस तरह के चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ना एक गलती रह जाती है, क्योंकि एक आध नया एडजस्टमेंट आ गया एग्जाम में, वो छोड़ के बाकी सब सही हो गया, उसके कारण आंसर गलत हो गया। मान लो 8 मार्क के क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग अगर होगी तो भी कम से कम 2 मार्क्स सही आंसर के होंगे, यानी एक गलती करने से उस गलती के मार्क्स कटने के अलावा 2 मार्क्स आपके और कट गए। इसे खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है, हर छोटे से छोटा पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, मैंने ये नहीं कहा जो आ चुका है, आ सकता है, वो सब डिस्कस्ड होना चाहिए। सर हमें कैसे पता पड़ेगा आ सकता है? बहुत सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला। फॉर एग्जाम्पल असेट माइनस लायबिलिटी, आप खुद विजुअलाइज कर लो, सोच लो कि असेट साइड में क्या क्या तरह की असेट्स आ सकती है। फिक्स असेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल हो सकता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ऑलरेडी गुडविल आ रही है। फिक्टिशियस असेट्स आ सकती है, फिक्टिशियस असेट्स इन द नेचर ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह। इट कुड बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हालांकि आजकल नहीं आते हैं, AS26 अलाउ नहीं करता है उनको, अब डेफर करना, वो P&L में चार्ज कर दिए जाते हैं फर्स्ट शॉट में ही, इनिशियल ईयर्स में ही। लेकिन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब आज भी बैलेंस शीट में असेट साइड में आ सकते हैं, क्योंकि इनको हौले हौले राइट ऑफ किया जाता है। हालांकि अब इंड एस आने से वो ट्रीटमेंट भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अभी हम बात करते हैं, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट का वो नोटिफिकेशन पढ़ा होगा जिसमें इंस्टीट्यूट ने कहा था कि आपके सारे चैप्टर्स जो वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन, ईसॉप, कंसोलिडेशन के हैं, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आधारित ही पूछे जाएंगे।
यानी इंडेस, जैसे पहले एएस के क्वेश्चन आते थे वैसे एएस के साथ साथ अब इंडेस के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो कोर चैप्टर्स ये सब हम पढ़ रहे हैं ये सब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही सॉल्व किए जाएंगे। तो आप सोच लो बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है। गुडविल आ सकता है तो उसका क्या करेंगे, फिक्टिशियस असेट आ सकता है तो उसका क्या करेंगे, असेट साइड में और क्या आ सकता है, सर कोई डैमेज्ड असेट है, कोई आइडल असेट है, जितने दिमाग में आते हैं सब सोच लो। वो जितना आप सोचोगे सब यहाँ पे अपने आप लिखा जाएगा। सॉफ्टवेयर अपना आप जो सोचते हो अपने आप यहाँ पर लिखा जाता है। ये जितने प्रकार की असेट्स और लाइबिलिटी हो सकती है बैलेंस शीट में वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। एक एक करके अपन इन सबको डिस्कस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी छूट जाएगी कि एग्जाम में कोई नई चीज भी आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये डिस्कशन जो हम करने वाले हैं किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। सबसे पहले कितना पैसा लगाया है मैंने बिजनेस में, इस डिस्कशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स एक्सेट्रा। और फिर हम पढ़ेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेना है या क्लोजिंग। हाँ सर यही पॉइंट के लिए तो हम ये लेक्चर देखना शुरू किए थे। सबसे बड़ा हमारा कंफ्यूजन वैल्यूएशन चैप्टर में होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कब क्लोजिंग लेना है, कब एवरेज लेना है। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है वैल्यूएशन के चैप्टर में, क्योंकि पीएम में अलग अलग क्वेश्चन में ऐसा लगता है अलग अलग ट्रीटमेंट किया गया है, जबकि उसके पीछे एक लॉजिक है जो हम डिस्कस करेंगे। पर समझ नहीं आता, कभी वो एवरेज कैपिटल ले लेते हैं, कभी क्लोजिंग ले लेते हैं, कभी टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। गुडविल बैलेंस शीट में आती है, कभी ले लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। सबके पीछे लॉजिक है, अपन सब कवर करेंगे आज। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले फिक्स्ड असेट से शुरू करते हैं। फिक्स्ड असेट्स आपकी बैलेंस शीट में जो भी आ रहे हैं उन फिक्स्ड असेट्स को हमें किस वैल्यू पे कंसीडर करना है। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद आवर डिस्कशन विद दिस। तो फिक्स्ड असेट्स को हम किस पर वैल्यू करते हैं। अब एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो आपको सोचना कैसे है। सबसे पहली बात बताओ, आप गुडविल को क्यों वैल्यू कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि हम सोच रहे हैं शायद हम हमारा बिजनेस अगर बेच रहे हैं किसी को या बेचना चाहते तो हमें सामने वाला गुडविल के लिए कितने रुपए दे देता। यही सोच से गुडविल का वैल्यूएशन होता है। अब मुझे बताओ, तुमने अपने बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपए, उससे जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, मशीन खरीदी, और तुम उससे आज प्रॉफिट कमा रहे हो 5 लाख रुपए। यानी 10 लाख लगा के 5 लाख कमा रहे हैं। बढ़िया रिटर्न है, गुडविल आना ही चाहिए। सपोज 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो उस लॉजिक से लोग बोलेंगे कि वाह, 10 लाख लगा के लोग 1 लाख सोचते हैं आप कमाओगे और आप 5 कमा रहे हो, 4 लाख का सुपर प्रॉफिट है। लेकिन मेरा ये जो बिजनेस मैं यहां चला रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग कॉफी शॉप, और आज इस कॉफी शॉप को अगर मैं किसी को बेचने जाता हूं तो जो जगह मैंने ये ले रखी है जहां पे मैं ये शॉप चला रहा हूं, उसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है, और उस जगह और दूसरी सारी एसेट्स के मिला के ही मैं सामने वाले से 50 लाख रुपए मांग रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर तुम उससे 50 लाख रुपए मांगोगे अपनी एसेट्स के, तो वो गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए क्या सोचेगा कि मेरे तो कोई सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो एसेट्स के ही 50 लाख देना पड़ गए और बिजनेस का प्रॉफिट तो 5 का 5 लाख ही रहेगा। यानी he will say that the business has no goodwill, because he will say that if I buy your business I have to pay 50 lakhs, 10% is the expected return, that is 5 lakh, and your business is only earning 5 lakhs। यानी मुझे सुपर प्रॉफिट इसलिए दिख रहा था क्योंकि मेरी एसेट जब मैंने खरीदी थी तब सस्ती थी, आज उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, गुडविल जब हम निकालते हैं तो यही सोच के निकालते हैं कि आज मेरी एसेट्स, मेरा बिजनेस किसी और को ट्रांसफर होगा तो उसके जो रुपए मैं लूंगा उस पे जो नॉर्मल रिटर्न आएगा, वो नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा अगर मेरे बिजनेस के प्रेजेंट प्रॉफिट हैं तो ही गुडविल होगी। तो आप बताइए दोस्तों, इस डिस्कशन के, इस कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बाद आपका क्या कहना है, फिक्स्ड असेट्स जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो किस वैल्यू पर वैल्यू करना सही होगा।
बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? द आंसर इज मार्केट वैल्यू। हम सारी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर वैल्यू करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू हम लेना चाहेंगे जो वैल्यू हमारे एसेट्स की आज हम रिकवर करेंगे अगर हम हमारा बिजनेस किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो। और सामने वाला भी गुडविल तब मानेगा जब आज बिजनेस के जो पैसे हम उससे रिकवर कर रहे हैं उस पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बनता है उससे ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं। Hence, all the assets should be valued at market values, पहला लॉजिक। मार्केट वैल्यू अलग अलग तरह की होती है। उदाहरण के तौर पे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये पुराना मोबाइल फोन मार्केट में बेचने जाता हूं, तो मैं गया, हमारे इंदौर में एक डॉलर मार्केट है, सुप्रसिद्ध मार्केट है, ग्रे मार्केट फॉर मोबाइल फोन्स। मैं डॉलर मार्केट में गया, मैंने कहा डॉलर मार्केट में एक भाई साहब की दुकान पर गया जो ओल्ड मोबाइल्स में डील करते हैं। मैंने बोला यार ये एप्पल का iPhone 7 है, देख लो ये iPhone 7 ऐसे का ऐसा सेम एज इट इज मैं खरीदना चाहता हूं, मिलेगा क्या आपके पास? उसने देखा, उसने बोला हाँ ये साल भर पुराना है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कितने रुपए का? उसने बोला 20,000 का। मैंने बोला ठीक है तू ही रख ले। उसने बोला है? हमने बोला है क्या, 20,000 रुपए दो और रखो मोबाइल। उसने बोला भाई हमें खरीदना थोड़ी ना है, हम तो तुम्हें खरीदना था, उसके दाम बता रहे थे। मैंने बोला भाई जो भी हो, तूने बोला ना 20,000 रुपए कीमत है, रखो 20,000 रुपए मार्केट वैल्यू है, खरीदो। वो खरीदेगा क्या? बोलेगा भाई साहब अगर आपको खरीदना है तो 20,000 का मिलेगा, अगर आपको बेचना है तो हम 18,000 में ही लेंगे। हम बोला यार ये क्या बात हुई? उसने बोला ऑब्वियस सी बात है, हमारा मार्जिन होगा, हम भी तो प्रॉफिट कमाएंगे, हम थोड़े ना कोई फास्ट इंस्टीट्यूट की तरह हैं जो चैरिटेबल कार्य कर रहे हैं। उसने बोला भाई मेरा मार्जिन है 2,000 का। यानी एक चीज समझो दोस्तों, इसमें मार्केट वैल्यू कितनी है? इस मोबाइल की मार्केट वैल्यू कितनी है? मैं कहूं कि अगर मैं बेचने जा रहा हूं तो मार्केट वैल्यू 18,000 है, रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन मैं इसे खरीदने जा रहा हूं तो मार्केट वैल्यू 20,000 है, जिसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मुझे बताओ दोस्तों फिक्स एसेट्स की कौन सी मार्केट वैल्यू लेना सही होगी, रियलाइजेबल वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट? तो आप बताइए दोस्तों, क्या मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूं, सारी एसेट्स बेच के बिजनेस खत्म कर रहा हूं, या एज अ गोइंग कंसर्न गुडविल वैल्यूएशन है? गोइंग कंसर्न है, इसका मतलब खरीदने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है? खरीदने वाला आदमी सोचेगा, बेचने वाला आदमी सोचेगा, बिजनेस को ट्रांसफर करने वाला, एक्वायर करने वाला क्या सोचेंगे? दोनों हम सोचेंगे कि जो बिजनेस आज मेरा चल रहा है सेम ऐसे का ऐसा बिजनेस अगर किसी और को बनाना होता तो उसको कितने रुपए लगाना पड़ते, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो मार्केट वैल्यू है बिजनेस की। यानी कि कौन सी वैल्यू लेना लॉजिकली सही होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फंडा बहुत सिंपल सा है, मेरी जो मशीन है, अगर आप मेरा बिजनेस आज मुझसे खरीद रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा ऐसी मशीन आपको मार्केट से लाना पड़ती तो जितने रुपए आपको लगते वो रुपए मेरी इस मशीन की कीमत वैल्यू की जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट क्लोजिंग डाउन बाय बिजनेस। मैं ये सोच रहा हूं आपको ऐसा बिजनेस बनाना होता तो कितने रुपए लगाना पड़ते, इसलिए हम फिक्स एसेट्स को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सर फिक्स एसेट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करते समझ में आता है, करंट एसेट यानी इन्वेंट्री होती तो उसे किस पर वैल्यू करते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बताई कि हर एसेट को मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करना है, क्योंकि आज बिजनेस ट्रांसफर करोगे तो सामने वाले को आपकी कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि ऐसी चीज मैं मार्केट से खरीद के लाता तो कितने की पड़ती, तो वो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेगा। मार्केट वैल्यू में मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे फिक्स एसेट्स के लिए। इन्वेंट्री के लिए क्या लेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। 18,000 रियलाइजेबल वैल्यू बेचने की, 20,000 रुपए रिप्लेसमेंट कॉस्ट खरीदने की, इन्वेंट्री में क्या लगेगी? अक्सर स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं, वहां पे बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये करंट एसेट है, वहां रियलाइजेबल वैल्यू यूज होती है। एएस टू भी यही कहता है, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
जबकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम इन्वेंट्री को भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। लॉजिक वही है। मैं जिसे बिजनेस बेच रहा हूं, मैं क्या बोलता हूं, भाई आज तू अगर ऐसा बिजनेस कहीं और, आज तू अगर ऐसा बिजनेस सेटअप करता तो तुझे ये इन्वेंट्री लाना पड़ती, इस इन्वेंट्री को लाने के लिए तुमको जो कॉस्ट देना पड़ती, वो कॉस्ट उसकी क्या है, वर्थ है। हो सकता है दोस्तों रिप्लेसमेंट कॉस्ट कई बार रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा हो, कई बार कम भी हो। जैसे हो सकता है कि अगर मैं खुद से फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी को कल दिन से फॉर एग्जाम्पल ओप्पो ने इच्छा जताई कि यार अपन एप्पल ही खरीद लेते हैं, सोच रहे हैं बड़ा सोचो, तो ओप्पो कंपनी जब एप्पल के आईफोन जो उसके स्टॉक में रखे हैं खरीदेगी, तो वो ये नहीं बोलेगी कि मैं तुम्हें इसकी रियलाइजेबल वैल्यू दूंगी। तो एप्पल बोलेगा भाई हमारे पास आईफोन 7 रखा है, ये आज हम मार्केट में 40,000 में बेच सकते हैं, लाओ तुम 40,000 दो। ओप्पो बोलेगा देखो बॉस, हम भी मैन्युफैक्चरर, तुम भी मैन्युफैक्चरर, तुम्हारी कॉस्ट चाहे जो भी रही हो, इस तरह का फोन आज हम बनाने जाएंगे तो हम 20,000 25,000 में बना लेंगे, यानी हमारे हिसाब से इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 25 है, तो इसे 25 पे वैल्यू करते हैं। यूं समझ लो एप्पल की 40,000 जो प्राइस है वो रिटेल मार्केट प्राइस है, हम जो डील कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर का मार्केट है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में प्राइसिंग अलग है। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज सिंपल, सब जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वी विल नॉट यूज रियलाइजेबल वैल्यूज। तो फिक्स एसेट मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। कौन सी फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं अभी अपन, टेंजिबल। इंटेंजिबल अलग से डिस्कस करेंगे। टेंजिबल फिक्स एसेट्स में हम क्या सारी फिक्स एसेट्स लेंगे, हर वो फिक्स एसेट जो प्रॉफिट्स कमा के दे रही है वो ली जाएगी। यानी आज आपकी कोई ऐसी फिक्स एसेट है जो प्रॉफिट नहीं कमा रही, जिसको हम बोलते हैं आइडल एसेट। आइडल एसेट दो तरह की होती है, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। आज उसमें आपका पैसा लग रहा है लेकिन उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो रहा है पैसा, उससे रिटर्न फ्यूचर में आएगा, पर आज नहीं आ रहा। तो वन, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड, एसेट विच इज रिटायर्ड फ्रॉम यूज एंड केप्ट एज हेल्ड फॉर सेल। एसेट पूरी तरह से यूज कर लिया, पड़ी हुई है, बस बेचने के लिए रखी गई है, इससे भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये भी एक आइडल एसेट है। आइडल एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एसेट्स से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है जो हमारे एवरेज प्रॉफिट में आएगा। इनफैक्ट मैं सीधी सी बात इतनी सी समझाने के लिए आपको बोलता हूं कि से फॉर एग्जाम्पल आर बाबा, अपने रामदेव बाबा ने पतंजलि की एक फैक्ट्री डाली, उस एक फैक्ट्री में 100 करोड़ का निवेश करके उन्होंने 20 करोड़ रुपए कमाए। एवरेज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से फॉर एग्जाम्पल 10% है, तो 100 करोड़ से 10 करोड़ कमाने थे, उन्होंने 20 करोड़ कमा लिया, यानी सुपर प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ का। अगर मैं कहूं कि अभी उन्होंने एक और फैक्ट्री की स्थापना शुरू कर दी है, अंडर प्रोसेस है, उसमें वो 100 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके, हालांकि उसके रिटर्न जनरेट होना शुरू नहीं हुए, तो क्या मैं कह दूं कि पतंजलि की कोई गुडविल नहीं है, क्योंकि इस फैक्ट्री के 100 करोड़ और दूसरी जो बन रही है उसके 100 करोड़, यानी 200 करोड़ लग गए और प्रॉफिट तो 20 करोड़ ही आए, तो गुडविल हो गई जीरो। 10% रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑन 200 करोड़ इज 20 करोड़। नो, सुपर प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि वो 100 करोड़ की एसेट से 10% से 10 करोड़ रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। सौ करोड़ की एसेट्स, आई रिपीट, इनफैक्ट 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा के 10% से 10 करोड़ रिटर्न जनरेट करना चाहिए था, वो उस एक फैक्ट्री से 20 करोड़ रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, यानी 10 करोड़ का सुपर प्रॉफिट है। दूसरी फैक्ट्री जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे हटा दीजिए। ऐसा भी मत करना कि उसे शामिल करके प्रॉफिट डबल कर दो कि एक फैक्ट्री में 20 करोड़ तो दो में 40, वो भी गलत है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड गुडविल निकाल देगा। आप करो ये कि 100 करोड़ की फैक्ट्री से 20 करोड़ का प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना है, यानी आइडल एसेट्स आर इग्नोर्ड। हेंस एग्जाम में क्वेश्चन में बैलेंस शीट में CWIP हो, इग्नोर कर देना बोल के इट इज आइडल एसेट, नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट्स। नाउ पहला डिस्कशन हमने किया फिक्स एसेट्स का। दूसरा पॉइंट अब हमारा आता है इन्वेस्टमेंट्स का।
दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करते हैं क्या? बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया था बीजेपी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ का रिटर्न आया मेरा 50 लाख का। सामने वाला मुझे उसके लिए गुडविल नहीं देगा क्योंकि मेरा मेन बिजनेस गुड्स का है, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, इन्वेस्टमेंट्स का नहीं। वो बोलेगा इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बिजनेस की गुडविल आपके बिजनेस ऑपरेशंस के प्रॉफिट से आना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा, खरीदने वाला जो मेरा बिजनेस खरीद रहा है, गुडविल खरीद रहा है, वो बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड में इस इन्वेस्टमेंट को हटा दो और इससे हो रहे रिटर्न्स को आप एवरेज प्रॉफिट से हटा देना। तो बताओ इन्वेस्टमेंट्स को क्या शामिल किया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय या नहीं? नहीं किया जाएगा, अनलेस वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, यानी वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस के काम आ रहा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, उसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाना है, तो मुझे एक एफडी करना पड़ी और गिरवी रखना पड़ी बिजली विभाग के पास। मेरा बिजनेस स्कूल कॉलेज चलाने का है, तो हो सकता है मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तर्ज पे कोई एफडी कर एज ए सिक्योरिटी देना पड़े गवर्नमेंट को। हो सकता है मैं किसी की फ्रेंचाइजी चला रहा हूं, तो मुझे फ्रेंचाइजी लेने के लिए शर्त के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी शर्त के अनुरूप हो सकता है मुझे अपने फ्रेंचाइजर के शेयर खरीद के रखना पड़े, तभी मुझे परमिशन मिलेगी उसकी फ्रेंचाइजी चलाने की। ये सब इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए लिए जा रहे हैं, दीज आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी भी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? शामिल करेंगे, क्योंकि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल होंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होंगे, इसलिए प्रॉफिट्स में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम शामिल नहीं होगी। सर क्वेश्चन में कई बार देते नहीं है इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड, क्या मानना है? वेरी गुड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन ट्रेड मानना उचित होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल गिव यू अ टिप। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और इन्वेस्टमेंट पे हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ये दिया गया है, तो आप इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड माने और उसके रिटर्न को प्रॉफिट से हटा दें। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, इन्वेस्टमेंट लिखा है और उस पर रिटर्न कितना है ये नहीं दिया है, तो फिर आपको मजबूरन उसे ट्रेड अज्यूम करना पड़ेगा एक नोट डाल के, क्योंकि रिटर्न आपको पता नहीं है। आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करोगे तो आपको उसके प्रॉफिट्स भी अपने प्रॉफिट से हटाना पड़ेंगे। आपको पता ही नहीं है उस पर रिटर्न कितना है, तो आप हटा नहीं पाओगे, इसलिए आपको मजबूरन उसे ट्रेड मानना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि देखो दोस्तों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो नॉन ट्रेड माना था, एक बार ट्रेड माना था, तो ध्यान रखना हाँ इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल लॉजिक है, इन्वेस्टमेंट्स आर बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर नॉन ट्रेड। क्वेश्चन इफ इट इज नॉट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फोर्स, यू विल हैव टू अज्यूम इट इज ट्रेड, क्योंकि आप उसके रिटर्न्स को एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स को देखिए हमने नोट कर रखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, रिटर्न इन्वेस्टमेंट अवेलेबल, अज्यूम नॉन ट्रेड, नहीं तो अज्यूम इट इज ट्रेड। चले इन्वेंट्री पे आ जाओ। इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करेंगे, डिस्कस कर लिया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू पे। दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि हम इसे वैल्यू किस पे कर रहे हैं। वी विल बी वैल्यूइंग दिस एट, सॉरी, हम इसे किस पे वैल्यू कर रहे हैं, वी विल बी वैल्यूइंग इट एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ना कि एनआरवी। मैंने समझा दिया। हाँ, अगर कोई स्टॉक डैमेज है बेचने के लिए, इट्स लाइक आउट ऑफ यूज, तो हो सकता है फिर हम उसको रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू करें, लेकिन उसमें भी एक फिर बात आती है। बात क्या दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड समझने के लिए प्रॉफिट्स का इंपैक्ट भी समझना जरूरी होता है। समझना, सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास स्टॉक में कुछ जला हुआ स्टॉक रखा है, एक बार आग लग गई, उसमें खूब सारा स्टॉक जल गया, अनइंश्योर्ड स्टॉक, खूब नुकसान हो गया। बताइए इसका आपके गुडविल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक सोच है कि सर प्रॉफिट कम हो जाएंगे, गुडविल कम हो जाएगी। मैं बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एक्टिविटी है। जब मैं गुडविल वैल्यू करता हूं दोस्तों, तो गुडविल वैल्यू की सोच के साथ करता हूं कि नॉर्मल बिजनेस से मैं कितने प्रॉफिट कमा रहा हूं।
तो जिस तरह से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स गुडविल वैल्यूएशन के प्रॉफिट में शामिल नहीं होते, वैसे ही एबनॉर्मल लॉस भी गुडविल वैल्यूएशन करते समय प्रॉफिट से माइनस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने गुडविल वैल्यूएशन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि प्रॉफिट्स निकालते समय हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर देते हैं बाय एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉन रिकरिंग इनकम और एक्सपेंसेस। तो अगर आपके पास कभी कोई ऐसा जला हुआ स्टॉक है, एबनॉर्मल स्टॉक है, तो आइडियली उसका लॉस भी हटा देना चाहिए प्रॉफिट से और उस स्टॉक को भी हटा देना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड से। लेकिन जनरली आप एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर डैमेज स्टॉक दिया है तो आप उसे एबनॉर्मल नहीं मानोगे, ऐसा मानोगे कि ये तो आम ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है कि थोड़ा बहुत स्टॉक यूजुअली बिजनेस में डैमेज होता है, आउटडेट होता है, नॉर्मल लॉस होता है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा कुछ स्टॉक डैमेज हो गया है जिससे उसकी कीमत इतनी कम हो गई है, तो आप ये मत मानना कि अब नॉर्मल है, आप मानना नॉर्मल है। जो मार्केट वैल्यू दी है उस पे उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल कर लेना और उसका प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट्स में एडजस्टेड रखना। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल गिव यू अ ब्रिलियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हिच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक राइट फ्रॉम इट्स कोर कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है दोस्तों जिसके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इनफैक्ट गुडविल के ऊपर एक सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दोबारा 2 बार पूछा और दोनों बार इंस्टीट्यूट ने उसके आंसर अलग अलग बनाए। I'll give you the core concept behind goodwill appearing in the balance sheet, whether to consider it in capital employed। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं गुडविल वैल्यूएशन के लिए, असेट माइनस लाइबिलिटी से निकलता है, ये मैं समझ चुका हूं। असेट साइड पर अब मैं आ चुका हूं, असेट्स एक एक करके मैं जोड़ रहा हूं, उनमें मैंने फिक्स असेट टेंजिबल जोड़ दी, इन्वेंट्री जोड़ दी, इन्वेस्टमेंट समझ लिया। अब मुझे दिख रहा है गुडविल बुक्स में आ रहा है, क्या ये गुडविल को मैं ऐड करूं या ना करूं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में। ध्यान रखना कि मैं गुडविल का ही वैल्यूएशन कर रहा हूं और बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल आ रही है, इसलिए यह समझना सोचना जरूरी है कि इस गुडविल का मैं क्या करूं, हो सकता है कुछ अलग ट्रीटमेंट हो। बहुत सिंपल सा मैं आपको फंडामेंटल देता हूं। ए, जो बुक्स में गुडविल आ रही है वो कौन सी गुडविल होगी, परचेस्ड गुडविल, फिक्टिशियस आती नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आती नहीं। तो गुडविल जो बुक्स में आ रही है वो परचेस्ड गुडविल है। ए। बी, आज जो प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो क्या उस प्रॉफिट में इन गुडविल का योगदान है या नहीं है? सर है, बिल्कुल है। यानी आपके प्रॉफिट्स में इस गुडविल के होने से आपके प्रॉफिट बड़े होंगे। यानी ये कैसा हो गया कि कोको कोला कंपनी इंडिया आई तो उसने क्या किया, थम्स अप ब्रांड, थम्स अप की गुडविल खरीद ली। सपोज उसके लिए उसने उसको 5 करोड़ रुपए उस समय दे दिए। आज बताओ वो जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें क्या थम्स अप ब्रांड के प्रॉफिट्स भी शामिल हैं क्या? यस। यानी आज जो बिजनेस वो कर रहा है उस बिजनेस को चलाने के लिए उसको 5 करोड़ रुपए लगाना जरूरी थे। इसका मतलब सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल शामिल होना चाहिए क्योंकि कंपनी के आज के प्रॉफिट्स में उस गुडविल से कमाए जा रहे प्रॉफिट्स शामिल है। ऐसा करने से आप जो गुडविल कैलकुलेट करोगे वो कौन सी गुडविल आएगी, जो आपकी कंपनी ने खुद ने जनरेट करी है। यानी जो थम्स अप आपने खरीदी है उसकी जो गुडविल आपने पे की है, उसके अलावा अगर आपने कोई गुडविल जनरेट की है तो वो आपके आंसर में आएगी। यानी पहला आंसर मेरा बनना चाहिए, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स शुड बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहली बात। दूसरी बात, भारत में आपको पता होगा दोस्तों, इंटेंजिबल असेट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 which is different from Ind AS 38, but we will not talk about the Ind AS now because this chapter is based on AS. As per AS 26 every intangible asset has to be amortized, क्योंकि AS 26 में लिखा हुआ है all intangible assets have a limited useful life। यानी हर इंटेंजिबल असेट को अमोर्टाइज करना है, तो गुडविल भी अमोर्टाइज होती है। नॉर्मली 10 साल में अमोर्टाइज करते हैं। AS14 अमालगमेशन में गुडविल आती है तो उसके लिए AS14 बोलता है गुडविल शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years, यानी वहां 5 साल में मैक्सिमम अमोर्टाइजेशन करना होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरी बैलेंस शीट में जो गुडविल आ रही है वो कैरिंग अमाउंट पर आ रही है, यानी डेप्रिशिएटेड अमोर्टाइज्ड वैल्यू पर आ रही है, ना कि कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट में।
और बी, मेरे इस साल के प्रॉफिट्स में कुछ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल के नाम से प्रॉफिट्स में कोई रिडक्शन, कमी आई है। इसका क्या करें? आज आप बिजनेस करने के लिए, समझिए, आप बिजनेस करने के लिए आज एक 5 लाख रुपए की मशीन लेकर आते हैं जिसकी लाइफ 5 साल है। आप बताइए, क्या ये 5 लाख रुपए आपका खर्चा है? बिल्कुल है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम, क्योंकि ये 1 साल का नहीं 5 साल का खर्चा है, अज्यूमिंग रेसिडुअल वैल्यू 0 है। तो आप ये बोलते हो कि 5 लाख खर्चा है लेकिन 5 साल का है, इसलिए आज पूरा बुक करने की बजाय 1-1 लाख रुपए बुक कर दो। क्योंकि वाकई देखा जाए तो इस बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए आज लगाए जो 5 साल बाद 0 हो जाएंगे, यानी वाकई आपका 5 लाख 5 साल का खर्चा हुआ है। डेप्रिसिएशन 1 लाख इज एक्चुअल एक्सपेंस। लेकिन आपने बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी, तो आप उसे खर्चा बुक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको इसे 5 साल बाद रिप्लेस नहीं करना है। ये जमीन हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके काम आएगी। सेम उसी लॉजिक से दोस्तों आप बताओ, गुडविल का नेचर किसके जैसा है? मशीन के जैसा, समथिंग विच यू विल हैव टू replace in an interval of period, or it is an asset which will be with you forever. दोस्तों, गुडविल इज नॉट एन एसेट विच रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। एक बार आपने गुडविल खरीद ली किसी की तो फिर वो आपकी ही हो गई। और अगर मैं उस लॉजिक से देखूं तो एक बार अगर मैंने 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए एक्स अमाउंट देकर गुडविल परचेज कर ली तो वो गुडविल मेरे लिए हमेशा है, उसके प्रॉफिट्स मेरे पास हमेशा होंगे। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, गुडविल को अमोर्टाइज करने की हमारी जो P&L में गुडविल को अमोर्टाइज करने की रिक्वायरमेंट है वो एक अकाउंटिंग लिमिटेशन, रिक्वायरमेंट, एडजस्टमेंट है। रियल लाइफ में गुडविल के जो पैसे आपने दिए हैं वो आपका खर्चा नहीं है, क्योंकि आपको वो गुडविल हर 5 साल 10 साल में रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, गुडविल का जो अमोर्टाइजेशन P&L में माइनस किया गया है उसे गुडविल कैलकुलेट करते समय, प्रॉफिट निकालते समय ऐड बैक कर देते हैं। तो ए, गुडविल जो बुक्स में आ रही है क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल होगी? हाँ। बी, उसका जो अमोर्टाइजेशन हमने P&L में खर्चा बुक किया है क्या उस खर्चे को प्रॉफिट्स में ऐड बैक किया जाएगा? हाँ। और सी, गुडविल को आप किस पर लेंगे? तो मैंने अभी कहा था सारी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लेते, पर इस गुडविल को मार्केट वैल्यू पे लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि अपन तो गुडविल वैल्यू ही कर रहे हैं। इसलिए गुडविल को बुक्स में हम किस पर लेते हैं? कॉस्ट पे। किस पे? कॉस्ट, ना कि कैरिंग अमाउंट। अमोर्टाइज्ड वैल्यू नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट। तो मेरा लॉजिक ये है कि मैंने जब आया, कोका कोला जब इंडिया आई, उसने थम्स अप को अगर 5 करोड़ रुपए दिए तो हम ये कहेंगे कि आज ऐसा बिजनेस करने के लिए 5 करोड़ रुपए लगाना जरूरी है, और जो उसका अमोर्टाइजेशन P&L में डेबिट हो रहा है वो डेबिट मत करो, क्योंकि वो 5 करोड़ देके मेरे पास एक ऐसी एसेट आई है जिसे रिप्लेस करने के लिए आगे मुझे वापस कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला? ए, गुडविल को क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल करना है? हाँ। बी, किस वैल्यू पे? कॉस्ट पे। सी, क्या उसका अमोर्टाइजेशन जो P&L में हर साल माइनस हो रहा है वो होने दें या ऐड बैक करना होगा? ऐड बैक करेंगे। ये गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स का फंडामेंटल है। लेकिन कभी अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल बुक्स में दिख रही है एसेट साइड में, लेकिन उसका अमोर्टाइजेशन कितना प्रॉफिट से माइनस हुआ है इसकी जानकारी नहीं दी है, तो फिर वापस से हम समस्या में फंस गए। हम गुडविल शामिल कर लें लेकिन उसका अमोर्टाइजेशन अगर प्रॉफिट से माइनस होगा तो डबल इंपैक्ट हो रहा है, ड्यूप्लीकेशन। कैसे? आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल शामिल करी तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा तो नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ा, नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ा तो सुपर प्रॉफिट गिरा। उधर आपने अपनी कंपनी के प्रॉफिट में अमोर्टाइजेशन माइनस किया तो एवरेज प्रॉफिट आपके कम हो गए, कम होने से आपकी गुडविल फिर कम हो गई, सुपर प्रॉफिट फिर कम हो गए।
इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको बुक्स में गुडविल दी हुई है लेकिन अमोर्टाइजेशन P&L में कितना माइनस किया ये नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे? आप क्योंकि अमोर्टाइजेशन P&L में माइनस हुआ होगा पर दिया नहीं है, इसलिए आप उसे एड बैक नहीं कर सकते, इसलिए इस केस में आपको मजबूरन ये अज्यूम करना पड़ेगा कि दिस गुडविल इज अ फिक्टिशियस गुडविल, और ये अजम्पशन लेकर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल को जीरो मान लोगे, और जीरो मान के आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उस कैपिटल एम्प्लॉयड से आप अपने प्रॉफिट्स निकालोगे और बिजनेस की टोटल गुडविल कैलकुलेट करोगे. Obviously this is not our first choice, this is by force we'll have to do if the question is not giving us that information. तो दोस्तों गुडविल का ये ट्रीटमेंट होता है जो अभी हमने समझा. इस पूरे ट्रीटमेंट को I will just show you the way we had summarized this in our discussion during the class. The way we will summarize this whole treatment of goodwill is simple. Question specifies, देखें, question specified goodwill appearing in books is purchase goodwill. तो बहुत ही बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. ऐसे केस में हम गुडविल को शामिल करेंगे किस पे? कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेज, ना कि बुक वैल्यू में, और कैपिटल एम्प्लॉयड में ले लेंगे, और अमोर्टाइजेशन को एड बैक कर देंगे किसमें? प्रॉफिट्स में, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय. क्वेश्चन साइलेंट है. अगर अमोर्टाइजेशन की इंफॉर्मेशन है तो परचेज गुडविल अज्यूम करके बिल्कुल ऐसा ही ट्रीटमेंट दे देंगे. अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में साइलेंट है लेकिन अमोर्टाइजेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम गुडविल को फिक्टिशियस गुडविल अज्यूम कर लेंगे एंड वी विल एक्सक्लूड इट फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वी विल डू नो एडजस्टमेंट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट. This is not by choice but out of a limitation in the question. यानी आप समझ सकते हो एक तरह से कि गुडविल को आप मानने के लिए लैंड जैसा मान सकते हो. लैंड चाहिए बिजनेस करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगी लेकिन उसका डेप्री माइनस नहीं होना चाहिए. गुडविल को अमोर्टाइज करने का आज हमारा लिमिटेशन है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये कहना कि हर इंटेंजिबल एसेट की लिमिटेड लाइफ होती है, इसलिए उसको अमोर्टाइज करना अनिवार्य है. जबकि लैंड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम उसे डेप्रिशिएट नहीं करते. यहां पर हम गुडविल को एक तरह से लैंड जैसा ट्रीट करेंगे. इज दिस क्लियर? So this is the adjustment which you will do for goodwill. So this is part 1 of our lecture. I will be uploading the next part which will have the other content forthcoming out of this. I hope this is something which will be valuable for you. This will give you the concepts. I am keeping my speed a little fast in comparison to what we usually do in the class. However, I have not increased the speed too much also, so that पहले आप जो basic conceptual understanding है वो at par आ जाएं, खास तौर पे वो students who have not done classes from me, so that they understand the logic going in my mind. The logic which I normally use is मी एज अ फैकल्टी, हमारे दिमाग में जो चलता है मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ आप तक पहुँचे ताकि आपका भी दिमाग उस तरह से सोचे, तो आपको हर चीज़ करने के पीछे उसके कारण समझ में आएंगे, तो आपको लॉजिक समझ में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में जब कोई चीज़ आएगी तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है. यानी अब आप क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के रूप में नहीं देखोगे, बैलेंस शीट में हर पॉइंट के नीचे आप सोचोगे कि इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इस पे ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, इसका ऐसे ऐसे वर्किंग नोट बनेगा, अपने आप अपना आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा. So this is the way we kind of take our classes, this is the way we kind of run our things, and obviously the whole discussion which we are doing this is obviously applicable for the old course. हमारे ओल्ड कोर्स की पेन ड्राइव्स भी अवेलेबल है. स्टूडेंट्स जिनके अटेम्प्ट में या उसके आगे के हैं, दे कैन ऑल्सो बाय द एफआर लेक्चर्स ऑन आवर pen drive mode and they can refer these particular lectures. We've also recorded a particular batch which we had taken. Obviously there was a huge response to the batch. Till now there are somewhere around 1200 students who have either attended the face-to-face batch or have purchased the lectures through us of INDAS. जो इंडेस का आपका अच्छा खासा वेटेज था May 17 अटेम्प्ट में, which is expected to continue. In that we had covered all the INDAS in a complete batch where we had covered all the accounting standards and INDAS. तो आप उसकी सेपरेट बैच भी ले सकते हैं. पूरे फुल एफआर के कोर्स वीडियो लेक्चर्स पेन ड्राइव में भी बाय कर सकते हैं. उन सब के लिए आपको स्क्रॉल में नंबर्स दिखेंगे. यू कैन कॉन्टैक्ट दोस पर्टिकुलर नंबर्स टू गेट द फुल लेक्चर्स. रिविजन वीडियोस obviously are available on YouTube. Everybody and anybody can kind of refer these particular things. Just in the next lectures what we'll be covering, just to give you that particular idea. So what we have covered today in this particular discussion is our discussion on fixed assets, investment, stock, goodwill.
Most important things. Smaller things which we have to discuss is fictitious debt, debtors, loans, advance, creditors, proposed dividend, long-term debt or uska leverage effect, preference share or call scenarios. Something which will excite and interest you the maximum is closing और average capital employed कब लिए जाते हैं. ये जो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको गुडविल का दिया है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अब आप पीएम के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम के कोई भी क्वेश्चंस लगाएं और उसके आंसर देखें. आपके आंसर्स इन कॉन्सेप्ट से मैच करेंगे. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पीएम में क्वेश्चन को अलग अलग तरह से सॉल्व किया गया. जो एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा इंस्टीट्यूट ने 2 बार पूछा था और दोनों बार उसका जवाब अलग अलग दिया था. दैट क्वेश्चन हैड दिस पर्टिकुलर एरर विथ रिस्पेक्ट टू गुडविल विच दे हैड करेक्टेड इन द नेक्स्ट सेट व्हेन दे आस्क्ड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैड बेसिकली बैलेंस शीट ऑफ 3 years विथ गुडविल with amortization given for 3 years. So if you in case you kind of see the PM, you will be able to relate that particular question. 3 साल की बैलेंस शीट का वो एक क्वेश्चन था हमारा. We'll see you in the next lecture and please give your feedbacks. It is really motivating to listen to these feedbacks. You like it, you love it, share it with us. In case if you have any suggestions, please do put that also in the feedback box so that the next revision lectures we can improvise accordingly. Download the notes from the links which are given. We'll give you the links for the notes of the next lectures also, so you can download it immediately and keep it handy with you. Thank you for watching and stay tuned. Thank you.